अब हमसे मन भर चुका था उसका, 2 बच्चे हो गए थे मेरे, जो मज़ा दूसरे औरतों के साथ उसको मिल रहा था शायद उसको वही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो अपना अय्याशी, अपना लाइफ और अपना मज़ा के अलावा उसको और कोई चीज़ से कोई फ़िक्र नहीं है। जी, बच्चे होने के बाद अक्सर वो दिल्ली आता था पार्टी के मीटिंग्स बोल के, लेकिन बाद में पता चलता था कि वो कई जगह में मुंह मार रहा था। हमको कुछ फ़ोटोज़, उसके टेक्स्ट मैसेजेस, बिल्स, ये सब से मिला। और तब का जो इमरान था वो किसी भी लड़की से अगर वो मिलता तो हर लड़की को लगता है कि यही परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो सकता है। इतना नरम, मतलब वो जो शादी के बाद था ना उसका वो पूरा ही विपरीत था। कबूल है तक तक ठीक था। ठीक और था। कबूल होने के बाद उन्हें फ़ोन करके मुझे धमकी दिया कि तुम लोगों को क्यों बोल रही हो ऐसे, और अगर तुम ये बात मीडिया में या कहीं बाहर लीक की, मेरा छवि खराब करने का कोशिश की, तो मैं तुम्हारा मर्डर करा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रियांजलि हैं जो कोलकाता से पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती है, लेकिन अब दिल्ली में मारी मारी फिर रही है। इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ एक भूल की थी, एक व्यक्ति पर विश्वास किया था, उससे मोहब्बत की थी, लेकिन वो मोहब्बत इतनी भारी पड़ी कि आज जिंदगी 2 बच्चों के साथ इनकी जहन्नुम बन गई है। ये पीड़िता हैं और जो इनके पति थे वो राजनीति के एक रसूखदार चेहरा हैं, एमएलए रहे हैं, उनके पिता भी एमएलए रहे हैं। खता ये रही कि वो मोहब्बत कर बैठी उनसे, उनको पता नहीं था कि मोहब्बत का अंजाम कुछ ऐसा होगा। उनकी कहानी आप उनसे ही सुन लीजिए। कैसे हुआ आपकी ज़िंदगी में भूचाल, कैसे हुआ? मेरी इमरान से जब मुलाकात हुई थी तब मैं 17 साल की थी और स्कूल में थी। तो स्कूल में कि कॉलेज में? नहीं, मैं स्कूल में थी तब। जब शादी हुई हमारी 1 साल के बाद, हम तब जस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे। और पहले हमारी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, तो धर्म को लेके कोई बात नहीं था। ही वॉज़ वेरी लिबरल, सेक्युलर बातें करते थे। और शादी के 4 महीने बाद एक अनप्लान प्रेगनेंसी हुई थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको अपना नहीं पाऊँगा अगर तुम निकाह नहीं की, क्योंकि मेरे इलाका, प्रेगनेंसी होने के बाद? जी, क्योंकि मेरे इलाका के लोग वहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान हैं, मेरा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा। तो अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम निकाह करो, वरना तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अलग हो जाऊँगा। तो इसी तरह से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। और माननी पड़ी बात? जी, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाके मैंने ये शादी की थी। पापा मम्मी मेरे कभी राज़ी नहीं थे, और उसका मेन रीज़न था कि उसकी मम्मी जेल में थी उसी के हस्बैंड के इसके मर्डर के इल्ज़ाम में। तो घर वाले मेरे खिलाफ थे, लेकिन सबके खिलाफ जाके मैंने शादी की थी। और ऐसा क्या था इमरान में कि सब के खिलाफ आपने बगावत की? इमरान ने क्या दिखाया था आपको, क्या सुंघाया था, क्या बताया था? देखिए, इमरान पहले शादी के पहले एक बहुत ही अलग इंसान था, बहुत ही लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, एकदम सेक्युलर टाइप की बातें करना, एक ब्रॉड सोच, एक प्रोग्रेसिव माइंड वाला इंसान जैसे बातें करता था कि हाँ, औरतों का डेवलपमेंट होना चाहिए। और मतलब नॉट लाइक अ टिपिकल, जो एक टिपिकल जो प्रिमिटिव सोच के बातें होती है उस तरह का बिल्कुल नहीं था। बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव, सपोर्टिव था। और हमको ऐसे ही लगा था कि चाहे धर्म कुछ भी हो या उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज वो हमको सपोर्ट कर रहा है, हमको प्यार कर रहा है, मेरा केयर कर रहा है। 19 साल की उम्र में एक लड़की का जो सपना रहता है एक शादीशुदा लाइफ का, वो सब हमको नज़र आ रहा था। और वो जब बोला भी कि हाँ, धर्म को लेके कोई इशू नहीं है, हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करेंगे, ना हिंदू का रिवाज ना मुसलमान का रिवाज, न्यूट्रल कोर्ट मैरिज, तो हम उसमें भी बहुत खुश थे कि हम लोग एक दोनों ही एक दूसरे का मज़हब का रिस्पेक्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही शादी के बाद जो धीरे धीरे वो अनफोल्ड होता गया उसका अलग अलग चेहरा, चाहे वो मारपीट के थ्रू हो, चाहे पहला झटका कब आपको, मोहब्बत में खलल कब पैदा हुई आप? पहला तो हम हैरान हुए उसका सोच से जब वो निकाह वाली बात हमसे उठाया था। और वो निकाह जिस कारण से हम किए थे, जो प्रेगनेंसी के लिए, वो ही उस निकाह के 11 दिन के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि यही बात को लेकर हमें बहस हुई। और उसने मुझे कहा था कि तुम पागल हो, तुम बेकार में नाराज़ हो रही हो, तुमने एक बहुत पुण्य का काम किया है और मैंने भी, हम दोनों को जन्नत नसीब होगा। तो ये बात मेरी समझ नहीं आई, तो मैंने उससे सवाल किया था जिसमें वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर हमको मारा और पेट में भी घुसा मारा था, ब्लीडिंग हुआ, और 21 अगस्त को ही मेरा मिसकैरेज हो गया था। यानी निकाह के 11 दिन बाद ही घुसा पेट पे पड़ा? जी। और उसके बाद से एक बार उसने जो मिसकैरेज हो गया, उसके बाद जो उसने हाथ एक बार छोड़ना स्टार्ट किया था, वो फिर लाइफ का एक डेली पार्ट बन गया। कभी बच्चों के सामने, बच्चे होने के बाद, मतलब उसके पहले भी 2 साल
कई बार मुझे अलग अलग इंस्टेंस पर छोटी छोटी बातें लेकर भी कभी मारना पीटना, बीच रात को घर के बाहर निकाल देना, सामान जब वो गुस्सा होता था सामान फेंकना, मतलब वो उसका जो अग्रेसिव और इम्पल्सिव साइड है वो वक्त के साथ धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा। बट घर वालों को मैंने, मेरी मम्मी को खासकर, मैंने शादी का 2.5 साल बाद एक दिन जब हम और नहीं सह पा रहे थे तब हम बोले थे, लेकिन वो लोग भी हैरान थे कि इमरान को वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचे थे, वो इतना अच्छे से, वो बहुत अच्छा टॉकर है, बहुत अच्छे से बात करता है। तो वो लोग को वही लगा था कि नहीं शायद मतलब ऐसा उम्मीद नहीं था उन लोगों को, लेकिन पीछे जाने का रास्ता था नहीं। तब हम जस्ट फाइनल मतलब कॉलेज स्टार्ट किए थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे और घर वाले हमको वापस नहीं लेना चाह रहे थे। तो हम अपने जो शादीशुदा लाइफ में थे उसी को किसी तरह निभा के अच्छा करने का एक उम्मीद में हम चल रहे थे। 2013 में मेरा पहला बेटा हुआ, तो मम्मी भी बोली हो सकता है बच्चा होने के बाद आदमी नरम हो जाता है, ये सब गुस्सा कम हो जाता है। बट इमरान को कभी भी, मेरा दूसरा बेटा हुआ 16 में, ना बच्चों से, ना हमसे, ना हालात से उसका गुस्सा या उसका जो बिहेवियर था या अग्रेसिवनेस गुस्सा क्यों आता था? अलग अलग चीज़ों पर। ही इज़ वेरी इम्पल्सिव एज अ पर्सन। तो मतलब उसको हम कहते थे कि तुम्हारा दो शक्ल है, तुम बाहर राम हो और घर में रावण। तो मंच पे जाके वो जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो औरतों को लेकर, औरतों का सुरक्षा, औरतों का डेवलपमेंट, जो नेता लोग जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब औरतों के लिए इतने बातें करते हैं, वो भी उसी तरह के अच्छे अच्छे बातें करते थे। लेकिन घर में उसका एक अलग ही कट्टरपन, अलग ही अजीब सा सोच, अलग ही प्रिमिटिव तरह का बिहेवियर, वो बेसिकली उसका दो अलग शक्ल है जो हमको वक्त के साथ ही धीरे धीरे मेरे सामने आ रहा था। लेकिन बच्चे होने के बाद उसका जो और ख़राब हो मतलब बिहेवियर हमको लगा कि हम बच्चों को लेकर बिजी थे, क्योंकि उसकी माँ जेल में थी, मेरी मम्मी और पापा हमको वापस मतलब मेरे फैमिली को लेके, बच्चों को लेके हम वहाँ जाके रह नहीं पा रहे थे। तो बच्चों को लेके हम बिज़ी रहते थे, तो हम देखे उसका दूसरे औरतों की तरफ मुंह मारना स्टार्ट हुआ। डाउरी का मांग आने लगा कि हम तो एमएलए थे जब तुमसे शादी किए, दूसरे जगह करते तो हमको ये मिलता वो मिलता, ये सब अच्छा, में। ये कह रहे हैं कि शादी कर ली, एहसान कर दिया आप पर, और हाँ दहेज मांगना, हाँ, सिर्फ शादी करके एहसान नहीं किया। मेरा जो ग्रेजुएशन था हम एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से ही किए थे, उसका कुछ फीस का हिस्सा उसने दिया था, लगभग 2000 या 1500 रुपये ऐसे करके थे। उसमें भी हमको कहता था कि मैं तो तुमको पढ़ाया लिखाया, अब हम कॉलेज में थे जब तुम हमसे शादी किए, मेरे माँ बाप के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है तुम ही मेरा कॉलेज का फ़ीस भरोगे। लेकिन ये लेके भी हमको ताना सुनाया जाता था। डाउरी का जो छोटा से बड़ा डाउरी का मांग होता था। कभी घर में मिक्सी भी ख़राब हो जाए तो बोलता था मैं नहीं ठीक करूँगा, तुमने तो सील बट्टा में पीसो, नहीं तो जो अपने बाप को बोलो देने। तो एमएलए के पास इतना पैसा तो रहता होगा कि वो मिक्सी को ठीक करवा दे, मतलब वजह क्या रही है? मतलब ये वो बस एक विंडिक्टिव नेचर था, अपना एक जो अथॉरिटी है, अपना जो एक ईगो था उसका कि मैं एमएलए हूँ, मतलब शादी के बाद वो लोग, उसके घर वाले मुझे नहीं मान रहे हैं, इसी तरह का एक अलग एरोगेंट उसका, वो बहुत एरोगेंट है एज अ पर्सन। तो उसका वो एरोगेंस को साबित करने के लिए हमेशा मेरे घर वालों को नीचे करने का कोशिश कि तुम्हारे घर वाले क्या समझते हैं खुद को, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मेरा खानदान पॉलिटिक्स से है, तुम लोग कौन हो, तुम लोग आम आदमी हो। इसी तरह के मतलब अजीब बातें जो सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तो उसने इसने मोहब्बत करी क्यों? अब 17 साल की उम्र थी आपकी, वो आप करें 29 का था, 12 साल, तो आप पर जो पहला डोरा डालना या कहें कि कम्युनिकेशन शुरू करना, वो कब शुरू हुआ और कैसे हुआ वो? मतलब पहला किस तरह से आपका? हमारी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुलाकात हुई थी, और उसके बाद एक आध बार और उसी कॉमन फ्रेंड्स के ग्रुप में ही मिले थे। उसके बाद वो मुझे पसंद किया, मुझसे बातें करने लगा, फिर कभी कभी शाम में हम लोग मिलते थे। और तब का जो इमरान था वो किसी भी लड़की से अगर वो मिलता तो हर लड़की को लगता है कि यही परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो सकता है। इतना नरम, मतलब वो जो शादी के बाद था ना उसका वो पूरा ही विपरीत था। शादी के बाद क्या हुआ? तो निकाह के 11 दिन बाद ही घूसा मार दिया उसने। एग्जैक्टली तो उसके पहले वो जो मतलब जो हम लोग का निकाह होने तक का जो वो आदमी था, कबूल है तक ठीक था। ठीक और था। कबूल होने के बाद उसके बाद तो मेरा लाइफ जैसे कि मान लीजिए पूरा 180 डिग्रीज फ्लिप हो गया। और उसके बाद से पूरा 2023 तक हम जिस चीज़ से गुजरे, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर मेरा प्रॉपर्टी हड़प लेना, मेरा स्त्री धन ले लेना। ठीक ठाक परिवार से प्रॉपर्टी थी आपके पास जो इस पर उसने कब्जा किया है? देखिए प्रॉपर्टी मेरे पास जब हम शादी किए थे कुछ नहीं था, लेकिन मेरी नानी के डेथ हुई थी 2019 में,
तो नानी के डेथ पर नानी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और एक फ़्लैट दिया था जो सेकंड फ्लोर पे जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसी फ्लैट में उसी बिल्डिंग में है। और प्लस जिस फ्लैट में हम लोग रहते थे 16th फ्लोर पे उस फ्लैट के लिए आधा पैसा 1 करोड़ जैसा इमरान ने मेरी नानी से लोन लिया था, जो मेरी नानी ने दिया था यही कह के कि अगर तुम लोन लोगे तो ये घर मेरी नतनी के नाम होना चाहिए, और मेरे नाम पे रजिस्टर्ड भी था। लेकिन हम जब इन सब चीज़ों से जूझ के जब अल्टीमेटली हम तलाक के लिए फ़ाइल किए, तब इमरान ने हमको मार पीट के अंडर फोर्स एंड कोअर्जन मेरा प्रॉपर्टी हमसे जबरन गिफ्ट करवाया, और जो फ्लैट मेरी नानी ने मुझे दिया था उसमें अपना आदमी घुसा के वो दखल करके रखा है। नाम आपके रहर अमरान, हाँ, नाम किसके है वो फ्लैट? नाम पहले मेरी थी, उसने मुझे फोर्सफुली पेपर्स पे साइन करवाए, मार पीट के साइन करवाया, और आज वो अपने नाम पर गिफ्ट डीड करवाया है। आपके 2 बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे भी आपके साथ ही? जी, बच्चे मेरे साथ है। वो उसको ना बच्चों का फिक्र है ना अपने आप के अलावा, उसको अपना अय्याशी, अपना लाइफ और अपना मज़ा के अलावा उसको और कोई चीज़ से कोई फिक्र नहीं है। वो ना बच्चा लोग का कोई देखभाल करता है, ना कोई मेंटेनेंस देता है, ना ही एक पिता के तरह जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए मॉरली सोशली, उसको कोई चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या महिलाएं कई हैं क्या उसके? जी, बच्चे होने के बाद अक्सर वो दिल्ली आता था पार्टी के मीटिंग्स बोल के, लेकिन बाद में पता चलता था कि वो कई जगह में मुंह मार रहा था। हमको कुछ फ़ोटोज़, उसके टेक्स्ट मैसेजेस, बिल्स, ये सब से मिला। तो जब हम पूछे थे उसको तो उसका भी जवाब हमको मारपीट ही मिला। तो अल्टीमेटली हमको पता चला कि वो अब हमसे मन भर चुका था उसका। 2 बच्चे हो गए थे मेरे, जो मज़ा दूसरे औरतों के साथ उसको मिल रहा था शायद उसको वही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन वो जब रुखसाना से मिला कांग्रेस में आने के बाद, उसकी माँ को रुखसाना बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी और हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कभी नहीं रहे। तो उसकी माँ का कहना था कि तुम रुखसाना से निकाह कर लो, जो चीज़ मेरे लिए टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं था कि मेरे जीते जी मेरे हस्बैंड एक दूसरा निकाह कर ले। मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके थे, शादी का 12 साल हो चुका था। तो हम जब डिवोर्स की मांग किए तब उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा था। हम बहुत ही ब्रूटली, मुझे फ़िनाइल पिलाने का कोशिश किया, मुझे ऐसे थप्पड़ मारा था कि मैं अपने एक कान से 3-4 हफ्ते तक सुन नहीं पा रही थी। और तब हम समझ गए कि अब हम और मेरे बच्चों के ऊपर ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो तब मैंने आगे बढ़ के डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया। उसके बाद तो उन्होंने अपना चाल बिछा के मेरा सब धन, मेरा ज्वेलरी, मेरा फ्लैट, हर चीज़ पे कब्ज़ा करके आज हमको और मेरे दोनों बच्चों को बेदखल कर दिया है। आपका डिवोर्स हो गया नहीं होगा? नहीं, कुछ मेरे 5 केसेस पेंडिंग है। डिवोर्स केस है, एक डीवी केस है, मेरा फ्लैट का टाइटल सूट का केस है, एक कंप्लेन केस है, और मेरे बच्चों का कस्टडी का केस है। कोई केस में अभी तक 2.5 सालों में, वहाँ भी वो काफ़ी मैनिपुलेशन किया है। हमको 3-4 बार अपना वकील बदलना पड़ा है। तो अभी तक मेरे केस में भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो वो नई शादी कर चुका है क्या? नया कर चुका है वो? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बिना शादी किए ही वो जितना सुख उसको ऐसे ही मिल रहा है। और ऊपर से वो हमको थ्रेट किया है कि तुम शुक्र मनाओ कि मैं अभी तक निकाह नहीं किया हूँ, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं 1 हफ्ता में करके दिखा सकता हूँ। तो इसी तरह का उसका एटीट्यूड है। तो किससे निकाह? वो रुखसाना जो बता रही हैं वही रह रही है कि कोई और? नहीं, अभी तो हम लास्ट जो हमको पता है कि वो रुखसाना के साथ ही है। उसको अपने इलाका में भी लेकर गया था इलेक्शन के टाइम कैंपेनिंग में, और इलाका के लोगों को उन्होंने झूठ बोला था कि हमारी तलाक हो चुकी है। लेकिन फेसबुक के माध्यम से लोगों को पता चला मेरा रिलेशनशिप स्टेटस देख के कि हम सेपरेटेड है। तो लोग जब पूछे, हमने सब सच बताया, और फिर उनको जब इसका काउंटर करना पड़ा, उन्होंने फ़ोन करके मुझे धमकी दिया कि तुम लोगों को क्यों बोल रही हो ऐसे, और अगर तुम ये बात मीडिया में या कहीं बाहर लीक की, मेरा छवि ख़राब करने का कोशिश की, तो मैं तुम्हारा मर्डर करा दूंगा। तो जान को भी खतरा है आपके? जी, ये, और उसके बाद मुझे कुछ थ्रेट कॉल्स भी आए। मैंने लास्ट मंथ कोलकाता में एक प्रेस क्लब में एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मुझे थ्रेट कॉल्स भी आए हैं, और उसके बाद भी आ रहे हैं कि तुम मीडिया में क्यों जा रही हो। एक मैंने रिकॉर्ड भी किया है कि मीडिया में बहुत जा रही हो, ये वो। उसके बाद ये आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मेरे पेरेंट्स को, मेरे सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स को भी हैरेसमेंट का केस दिया है, और मेरे 72 ईयर ओल्ड जो फादर है उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड रुखसाना ने रेप केस लगाया है। आपके फादर पर उसकी गर्लफ्रेंड ने रेप का केस? जी, रेप केस लगाया है। कोलकाता से आने के पहले मैंने मेरे फादर और मम्मी का, हमने सबने जाके बेल लिया है। तो रेप कहाँ कर दिया, मतलब क्लेम क्या किया उनकी तरफ से? बस केस किया है तो बेल लिए है। अब आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब सब सच्चाई सामने आएगा कि एक्चुअली वो केस कितना सच है और कितना झूठ है। आप कांग्रेस ऑफिस भी गए थे?
जी हम दिल्ली इसीलिए आए क्योंकि पहले हम कलकत्ता के कांग्रेस ऑफिस विधान भवन में 2-3 बार गए, शुभंकर सरकार से मिले, उन्होंने मेरा सारा बात सुना, आश्वासन दिया कि हाँ हम लोग कुछ करेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अल्टीमेटली हम दिल्ली आए। दिल्ली आके यहाँ पर भी हम पिछले 10 दिन से 24 नंबर अकबर रोड के AICC ऑफिस में हम चक्कर काटे, 2-3 दिन धरना लगाए, कोशिश किए, लेकिन कोई किन्होंने भी टाइम नहीं दिया, नहीं मिला। अल्टीमेटली कल हम मिल पाए शुभंकर जी से, अंबा प्रसाद और गुलाम मीर साहब से। तो उनको मैंने सारा बात बोला, तो उनका यही कहना था कि ये तो आपका पर्सनल मैटर है, इस पर पार्टी क्या कर सकती है। तो हम बोले आपके ये पर्सनल मैटर तब रहता अगर वो कोई पार्टी के ऐसे पद पे नहीं होता जिसका वो पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस को यूज़ नहीं करे। लेकिन वो जो भी कर रहा है मेरे साथ 2-2.5 साल से, अगर मेरा कोई केस आगे नहीं बढ़ रहा है, लोगों को मेरे घर में बेच के हमको मार रहा है, ये लोग सब पार्टी का थ्रू पे, पार्टी का प्लेटफॉर्म से ही अपना इतना पावर दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली, और आप जिनको एक MLA का कैंडिडेट बना रहे हो, वो उसका कैरेक्टर क्या है? आप कल कोई रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, कोई कुछ भी हो, आप उसको टिकट दे दोगे सिर्फ अपना सीट निकालने के लिए, ये कैसी बात है? जबकि राहुल जी, प्रियंका जी सब कहते हैं कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, प्रियंका जी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जब उनके पास हम हेल्प के लिए गए तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं, बल्कि उन्होंने यही कहा कि पार्टी के खिलाफ अगर कुछ होगा तो देखेंगे। तो उनका बेसिक कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी का ये हाल है कि अगर उनके जो कैंडिडेट है वो चाहे कुछ भी तरह का क्रिमिनल केस करे, उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सीट से मतलब है। राहुल से, प्रियंका से कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? जी बिल्कुल, राहुल जी और प्रियंका जी से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग को अपना पार्टी का रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए देख के कैंडिडेट्स को देख के लोगों को पद देना चाहिए, क्योंकि जो लोग को आप इतने पावर दे रहे हो वो लोग उस पावर का कैसा मिसयूज़ करके अब्यूज़ कर रहे हैं, अपना पावर को मिसयूज़ करके अपने ही फैमिली वालों को आज बेघर करके रखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खुलेआम चला रहा है, और ऊपर से धमकी भी देता है कि तुम मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, और अगर ज़्यादा कुछ तुम मीडिया में गई तो मैं तुम्हारा मर्डर करा दूंगा। तो ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद हाई कमांड चुप है, कोई हेल्प कुछ बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। राहुल जी से कुछ कहना चाहिए? जी राहुल जी से भी यही कहना चाहूँगी कि राहुल जी के कई स्पीचेस मैंने देखा है जहाँ पर उन्होंने औरतों को लेके काफ़ी सारा प्रपोजल्स दिया है, औरतों के हित के लिए, भलाई के लिए वो इतनी बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम कल भी हम गए थे, तब राहुल जी आए थे मीटिंग के बाद, और AICC ऑफिस में भी हम गए, हम 10 जनपद में भी गए, सबको चिट्ठी दिए, लेकिन राहुल जी के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपके पार्टी में आप जिन लोगों को पद दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसका आप लोग प्लीज़ रिकॉर्ड रखिए, ऐसे आदमी के खिलाफ आप लोग प्लीज़ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन बैठाइए, और ऐसे आदमी को मेरा एक ही मांग था कि उसको पार्टी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसा आदमी सिर्फ अपना ही लाइफ ख़राब नहीं बल्कि पार्टी का भी इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ होता नहीं है, सब बदनाम करने की चीज़ें, आपने तो झेला है, आप तो एक गवाह हैं, उदाहरण है, तो क्या कहेंगे वो लड़की? नहीं देखिए, पहले मुझे भी यही लगता था, तभी ये जाल में हम फंसे, क्योंकि जिस इमरान को देख के हमने शादी किया था, जो हमको जो सपना दिखाया था, जिस जैसा उसका बिहेवियर था, शादी के बाद धीरे धीरे एक प्याज का जैसा अलग अलग अनवील होता है, उसी तरह से जितना हम इमरान को जानते गए उतना ही मेरा आँख में आंसू आता गया, बिकॉज़ हर बार एक नया चीज़ के साथ हमको एक नया टॉर्चर का सामना करना पड़ा। पहले वो डोमेस्टिक वायलेंस था, फिर डाउरी था, फिर उसके दूसरी औरतों से अफेयर था, फिर ये दूसरा निकाह वाली बात, उसकी माँ के घर में रिलीजन को लेके बवाल करने वाला, और फिर आखिर में मेरा प्रॉपर्टी हमसे छीन के हमको और मेरे दोनों बच्चों को बेघर कर दिया। तो ये जो सपना हम देख के उससे शादी किए थे, वो सपना ने नाइटमेयर बन के आज मेरा लाइफ में रह गया। कि डायलॉग तो ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इतना कुछ हो गया उसके बाद कि इतना कुछ ख़राब रादर हो चुका है कि मेरा मेमोरी भी कहीं फेड हो गया है, तो उसके एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं है। बट हाँ, वो बहुत ही स्वीट टॉकर है, बहुत मैनिपुलेटिव है, इमोशनली आदमी को कैसा ब्लैकमेल करना है, इमोशनली कैसे आदमी को भावुक करके अपना काम करवाना है, ये सब उसको बखूबी आता है। कर देता था आपको भी वो पूरा। जबकि पहली बार जब 6 महीना बाद हमको पता चला कि उसकी मम्मी का असलियत क्या है और वो क्यों 30 साल का होके भी कॉलेज में है, तब वो बहुत रो के हमको बोला था कि वो 2 साल डिप्रेशन में था, 1 साल वो टैक्सी चलाया कलकत्ता में, इतने उन लोग के फाइनेंशियल हालत ख़राब थे। तो वो आदमी को पूरी तरह भावुक करके अपना बनाने में वो माहिर है, उसमें माहिर है। आपने शादी के बाद कहा नहीं कि इमरान तुम कैसी बात करते थे, अब कैसी बात कर रहे हो, तुमने मेरे से वादा क्या किया था, कर क्या रहे हो, ये कहानी आपने?
जी, जी, ये सब लेके हमें बहुत बातें होती थी और हम उसको यही कहते थे कि इमरान, हम जब तुमसे शादी किए, जो इमोशनल आदमी को हम जानते थे, तुम मेरे इतने अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन आज उसी इंसान से अगर हम कुछ शेयर भी करना चाहते तो हमको 2 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि अगर वो बात उसके अगेंस्ट हो या उसके थॉट्स के अगेंस्ट हो तो उसका डायरेक्ट जवाब होता था कि अगर कप सामने है तो उसको उठा के फेंकना, हम पास में हैं तो थप्पड़ मारना, धक्का मारना, और अगर बात ज़्यादा गर्म हो गया तो हमको घर के बाहर निकाल देना। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि हम फ्रीली अपना बात भी उसके सामने नहीं रख पाते थे, क्योंकि मेरे अंदर एक डर आ गया था कि अगर हम अपना बात फ्रीली रखें या अपना स्टैंड पे हम खड़े हो तो हमको फिर वही सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो इतने सालों से हम फिर कर रहे थे। कई सीसीटीवी कैमरे भी आए जो आपने दिखाए हमको, चाय फेंक कर मारना, या एक तो बहुत ही ब्रूटली थी कि लात मार देना, पता नहीं किस तरह से एकदम वो। तो उसके बाद आपने केस भी किया होगा, मुझे लगता है पुलिस में केस किया था आपने। जी, जी, मैंने एक केस भी किया है पुलिस में, एक 498 का मामला भी किया है उसके और उसके मदर के खिलाफ। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि 498 का जो मैंने केस किया है, मेरा एफआईआर में पुलिस ने सिर्फ एक लाइन में मेरा एफआईआर ख़त्म कर दिया। और वो हमको क्लियरली बोला था इमरान कि तुम कोर्ट जाओ, थाना जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुमको कहीं कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और इनिशियली हमको लगा था कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ सिस्टम है, वो औरतों के लिए है। जैसे लोग कहते हैं कि औरतों के लिए नियम बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि हम वो औरत है जो इसकी वाइफ बने, और मेरे लिए कोई भी कानून नहीं ठीक से लागू हो पाया। उसका कारण कि वो थाना में, कोर्ट में, हर जगह अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अपना काला धन लगा के सबको ऐसा खुश करके अपना करके रखा था कि लोग बस हम जाते थे, हमको 3-4 घंटा बैठा के फिर घुमा देते थे। कोर्ट में भी मेरा वही चल रहा है कि जिस दिन मेरा डेट है या तो उसके वकील नहीं आएंगे, या तो आएंगे तो टाइम मांगेंगे तो कभी उनके सीनियर नहीं आएंगे। कोर्ट में आदमी का चप्पल घिस जाता है, बट इंसाफ नहीं मिलता है। क्या चाहती हैं, चाहती क्या है इमरान साहब आप? देखिए, हम इमरान से सिर्फ और सिर्फ लीगली छुटकारा चाहते हैं कि हमको डिवोर्स दे दे। मेरे दोनों बच्चों का जो कस्टडी केस चल रहा है, उसको ऐसे ही अपने बच्चों से कोई लगाव ना है, ना ही उन लोग में कोई रुचि है, तो मेरे बच्चों को शांति से मेरे पास छोड़ दे, हमें तंग ना करे। और मेरा जो स्त्री धन है, जो फ्लैट मेरा अब वो अपने कब्जे में रखा है, और जो मेरी नानी से वो 1 करोड़ रुपया का लोन लिया है, वो चीज़ हमको लौटाए। हमको उससे, उसके जायदाद से या उससे कोई मेंटेनेंस हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको सिर्फ मेरा स्त्रीधन चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, और उससे हमको तलाक चाहिए। इससे ज़्यादा एक स्त्री मांग भी क्या सकती है? बस वो चाहती है कि उसको उसके बच्चे लौटा दिए जाए, उसका सम्मान लौटा दिया जाए। और जिन्होंने बताया कि सालों से सड़कों पर, कोर्ट और कचहरी में जाते जाते, थानों में जाते जाते फैड आउट हो गई है, तो स्त्री को कब न्याय मिलेगा? बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो ये भी एक सुने जानी चाहिए कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इमरान अभी भी घर में रावण और बाहर राम बन के घूम रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी और इस महिला को न्याय दिलाना चाहते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।